हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में राष्ट्र के प्रतीक नेशनल सिंबल्स पर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ उपस्थित है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी और आपको एग्जाम्स में निश्चित रूप से उससे सहायता मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि ये सभी एग्जाम्स में आता ही होगा, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं एग्जाम्स में जरूरी राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित कुछ प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें, निश्चित रूप से कुछ रोचक जानकारी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम उस राष्ट्रगान की बात करते हैं जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और यह सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो देखें, पहली बार राष्ट्रगान है क्या? राष्ट्रगान जो जन गण मन है, जन गण मन, यह जो गीत है ये है, और यह गीत लिखा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और देखने की बात यह है, इस गीत के रचयिता और इसे संगीतबद्ध करने का काम भी टैगोर जी ने ही किया था। और इस गीत के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वह ये हैं कि इसे गुरुदेव ने बांग्ला भाषा में लिखा था, और जनगण मन जो है इसका हिंदी संस्करण है जनगण मन। और इसे सबसे पहली बार गाया कहां गया? 27 दिसंबर 1911 को कहां गाया गया? कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब 26वें अधिवेशन को याद करने का दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए, 27 दिसंबर को 26 और यह 1911 में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने। तो विशन नारायण धर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तो ये नाम आप ऐसे दिमाग में बैठा लें, यहां न आ रहा है, यहां न आ रहा है, और ये न आ रहा है, यानी राष्ट्रगान का संबंध है विशन नारायण धर से है। तो ये जो है कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता आप करते हैं जिस अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। तो राष्ट्रगान के संदर्भ में और कुछ महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इसे जब गाया जाता है तो इसको गाने में लगता कितना समय है? आदर्श समय है 52 सेकेंड। और इसका एक और स्वरूप है जो राष्ट्रगान को गाने के लिए प्रयोग में आता है, वह विशेष अवसरों पर आता है। विशेष अवसरों पर इसे पूरा नहीं गाते हैं जो राष्ट्रगान है जनगण मन। तो क्या गाते हैं? इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाते हैं, और इस प्रथम और अंतिम पंक्ति में गाए जाने वाले राष्ट्रगान का जो समय लगता है वह 20 सेकेंड का होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 52 सेकेंड में पूरा राष्ट्रगान गाया जाएगा और 20 सेकेंड में वह राष्ट्रगान गाया जाएगा जो कुछ विशेष अवसरों पर गाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत पर चर्चा करते हैं। इससे भी जुड़ी हुई सूचनाएं कुछ ऐसी ही हैं। राष्ट्रगीत, तो इस पर भी वही बात, प्रश्न जो है कि एक महत्वपूर्ण होता है क्या कि राष्ट्रगीत को कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहमतुल्ला एम सयानी ने, जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को गाया गया। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं वंदे मातरम है। ये वंदे मातरम गीत को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में गाया गया था वह था 12वां अधिवेशन, जो 1896 में कोलकाता में ही हुआ। दोनों अधिवेशन कोलकाता में होते हैं। जो 12वां अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी करते हैं और यह गीत वहां पर सबसे पहली बार गाया गया है। तो वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, तो ये वाला जो गीत है यह इन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। यह गीत संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस गीत से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, वह नाम है उसका आनंद मठ है। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी और इस आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को पूरा वहां लिखा है, उसका एक छंद गाया जाता है, तो वह हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें चर्चा करनी चाहिए वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज जो है वह तिरंगा नाम से जाना जाता है। तो तिरंगा जो है आपका उसमें 3 रंग हैं, 3 रंग की पट्टियां हैं। ऊपर केसरिया है, नीचे हरा है और बीच में सफेद है और इस सफेद पट्टी के बीचों बीच यानी मध्य में एक गहरे नीले रंग का चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। अब इसका क्रम जो है कि आपको कभी कभी भूल जाता होगा, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, केस हरा कर दीजिए। केस हरा, केस माने बाल, हरा है? तो केस हरा यानी केसरिया, सफेद और हरा, ऐसा कर देंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। केस हरा, वैसे हरा किसी का केस होता नहीं है, लेकिन यहाँ क्रम याद करने के लिए ऐसा कर लें तो बिल्कुल याद हो जाएगा। केस हरा, ठीक। तो केसरिया जो है वह त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है और हरा रंग समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। तो ये जो है कि हमारे तिरंगे के संदर्भ में आरंभिक सूचना है। फिर ये जो पूरा तिरंगा है यह लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, यानी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वह 2:3 का आदर्श अनुपात है। यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब भी बनाया जाएगा, चाहे जिस चीज से बनाए, तो वह 2:3 की चौड़ाई और लंबाई होगी। इसे भारतीय संविधान सभा ने
22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। तो ये जो है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के लिए। नेशनल एम्ब्लेम। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है मैंने यहां बनाने की कोशिश की है। आपके पास नोट होगी, सिक्के होंगे, वो उन सब में यह चीज जो है छपी हुई है। तो यह राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है इसमें 4 सिंह हैं। 4 सिंह इस प्रकार से हैं जिसमें 3 सिंह सामने से दिखते हैं और पीछे चौथा सिंह है तो वह नहीं दिख पाता है। यानी एक दिशा से कहीं से भी चित्र लेना चाहेंगे तो 3 ही सिंह दिखेंगे। और नीचे यह फिर ऐसे गोले पर बैठा हुआ है, ये गोल चबूतरे पर ऐसे बैठा हुआ है ये सिंहों का समुदाय। और ये इसमें ये जो गोला है, गोले में जो पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी में चक्र है। यह चक्र ही हमारे ध्वज में दिया गया है। तो उसमें भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो चिन्ह लिया गया है वो कहां से लिया गया है। तो यह राष्ट्रीय चिन्ह जो है, यह जो सारनाथ स्थित अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, उसमें ये लिया गया। तो अशोक स्तंभ आज जो है सारनाथ में आप जाकर देखेंगे तो स्तंभ कुछ इस प्रकार से टूट रखा है और इसके ऊपर का जो ये पूरा हिस्सा है यह संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। तो आपको पूरा स्तंभ देखने के लिए पहले उस स्थल पर जाना होगा जहां पर ये स्तंभ का टूटा हिस्सा है, और फिर दूसरा जो है कि म्यूजियम में जाकर के, वहीं सारनाथ स्थित म्यूजियम है उसमें जाकर के आप देखेंगे तो वहां ये सुरक्षित रखा हुआ है, तो वहां पर आपको दिखेगा। तो ये 24 तीलियों वाला चक्र है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है वह यह है कि जो ये नीचे पट्टी है, इसमें 4 सिंहों के नीचे जो पट्टी है उसमें चक्र के बाईं और दाईं ओर 2 पशु हैं, उनका नाम क्या है? बाईं ओर हॉर्स है और दाईं ओर ऑक्स है यानी सांड है, घोड़ा और सांड। तो ये जो है कि आप देखें हॉर्स की स्पेलिंग होती है HORSE, है ना। तो आप जो है हॉर्स में देखिए H बाएं में आया, O दाएं में आया, इसकी स्पेलिंग में ऐसे ही ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऑक्स की स्पेलिंग O से शुरू, हॉर्स की स्पेलिंग ऐसे शुरू और हॉर्स का ये तो HO, यानी जो आपका 24 तीलियों वाला चक्र है उसके बाईं ओर हॉर्स है और दाईं ओर घोड़ा है, सांड है। तो ये और एक महत्वपूर्ण सूचना वह इसके संदर्भ में ये पूछी जाती है कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे भारत सरकार ने स्वीकार कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। अब चलिए हम इस बात पर अगले प्रतीक चिन्ह पर चर्चा करते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय पशु से संदर्भित है। क्योंकि यहाँ पर हम पशु की चर्चा इसमें कर रहे थे तो लगे हाथ हम राष्ट्रीय पशु को देखें क्या है। हमारा राष्ट्रीय पशु आज की डेट में टाइगर है। तो पैंथेरा टाइग्रिस यह इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो जंतु वैज्ञानिक नाम हमारे टाइगर का ये है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वह यह है कि टाइगर को जब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया
इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। और इसे कब जो है कि स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पशु के रूप में? 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, उसी समय शेर को अभी तक भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन 1973 में शेर के स्थान पर टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया गया। तो यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अब राष्ट्रीय पशु के बाद राष्ट्रीय पक्षी को याद करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, जिसे भारतीय मयूर भी कहते हैं। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ये पावोक्रिस्टेटस। तो इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी के बाद आए राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया। तो 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और देखने की बात क्या है कि अक्टूबर 2010 में एशियाई हाथी या एशियाटिक एलिफेंट को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। विरासत पशु हेरिटेज एनिमल भारत का क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का राष्ट्रीय पशु तो टाइगर है आज की डेट में, लेकिन भारत का विरासत पशु क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो यह स्वयं में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एशियाई हाथी को अक्टूबर 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। अच्छा, पशु हो गए, पक्षी हो गए, तो अब आइए हम राष्ट्रीय पुष्प की बात करें। तो राष्ट्रीय पुष्प जैसा कि आप जानते होंगे कमल है। तो कमल लिम्बस न्यूसीफेरा, सॉरी ये निलंबस नहीं, निलंबो न्यूसीफेरा है। तो निलंबो न्यूसीफेरा जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह पवित्रता समृद्धि का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय पुष्प के बाद हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। राष्ट्रीय वृक्ष जैसा कि प्रसिद्ध है हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही बरगद का वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो बरगद के वृक्ष को कहते हैं राष्ट्रीय वृक्ष, और इसका फीकस बेंगालेंसिस इसका वनस्पतिक नाम है, फीकस बेंगालेंसिस। तो राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, ये इत्यादि चीजें हो गई हैं। अब दो एक चीजें बची हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या?
राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को ग्रिगोरियन शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है। इसे जो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके साथ भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया शक संवत को। तो यह जो है इसका पहला महीना जो होता है वह है चैत्र। हमारे शक संवत का पहला महीना है चैत्र, और यह जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसके 22 मार्च को चैत्र का पहला दिन शुरू होता है। और अगर हमारा अधिवर्ष है, ये महत्वपूर्ण सूचना है कि अधिवर्ष जो वर्ष अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा, उसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर के किस डेट से शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसके साथ मेल खाएगा पहला डेट, तो वह 21 मार्च। तो इसमें एक साल में 365 दिन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 प्रतीकों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब 2 ही और बचे हैं, वे क्या? फल और नदी। तो देखें यहां एक चीज और साथ ही बताते चले कि राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है उसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को ही स्वीकार किया, जो कि 22 मार्च से जो है यह इसका चैत्र का पहला दिन शुरू होता है। तो इतनी सूचना जो है राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से जाननी पड़ती है या जाननी चाहिए हम लोगों को। तो चलिए, राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम है, बहुत ही प्रसिद्ध फल है भारत का। तो मैंगीफेरा इंडिका, इसका नाम जो वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें एम कैपिटल में होगा, आई स्मॉल में होगा, ठीक है। तो हमने इसको कैपिटल में ही लिखा है, ये थोड़ा देखने में स्मॉल लग रहा होगा। तो यह जो है आपका आम मैंगीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है। ये वानस्पतिक नाम वगैरह भी कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक और प्रतीक चिन्ह जो या प्रतीक चीज हमारी राष्ट्र के प्रतीक धरोहर के रूप में है उसे पूछा जाता है, वह क्या? राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है? तो वह पवित्र गंगा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, ग्लेशियर से निकलती है। वहां से जब ये निकलती है तो इसका आरंभिक नाम भागीरथी है। यह भी महत्वपूर्ण सूचना है कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री है, और गंगोत्री से निकलती है तो इसे सबसे पहले भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक के चर्चा हमने इस वीडियो में की। आपको ये पसंद आया होगा, लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको ये चीजें एग्जाम में तो पूछी जाती ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ यह आपको भारतीय नागरिक होने के कारण, राष्ट्रीय भक्ति आपके अंदर होने के कारण, राष्ट्रभक्त नागरिक होने के कारण आपको राष्ट्र के प्रतीकों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।